जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। नमस्कार फ्रेंड्स। जन्म कुंडली में राहु और केतु ऐसे दो प्लानेट हैं जो हमेशा ही एक दूसरे के अपोजिट घर में बैठते हैं। राहु अगर थर्ड हाउस में बैठता है तो केतु नाइन्थ हाउस में, और राहु अगर फोर्थ हाउस में बैठता है तो केतु 10th हाउस में बैठेगा। ये हमेशा ही इनके साथ होता है और इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट घर में बैठते हैं कि इनकी जो अंश कला विकला होता है वो भी एक ही होते हैं, सिर्फ इनके घर अलग होते हैं। और राहु जो संबंध देता है उसका संबंध केतु से होता है, और केतु का जो फल होता है उसका संबंध राहु से होता है। अर्थात ये जिस घर में बैठकर फल देते हैं इसका फल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और ये जो फल का संबंध होता है राहु और केतु का इनके घर में जो घर में बैठते हैं इसके अकॉर्डिंग ये फल हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। हमने पूर्व जन्म में जिन काम को अधिक से अधिक किया और जिस पर हमारा महारत था उसको केतु रिप्रेजेंट करता है, और जिन कर्मों को हम करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए थे और ये जो इच्छा अधूरा हुआ था ये इच्छा हमको इस जन्म में पूर्ण करना है, इसको राहु रिप्रेजेंट करता है। अर्थात हमारी पास्ट लाइफ की पूर्व जन्मों में हमारे कर्म की जो इम्बैलेंस था उसको बैलेंस कहाँ किस क्षेत्र में किस एरिया में होना है राहु केतु जन्म कुंडली के किसी घर में और किसी राशि में बैठकर इसको बताते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली में राहु और केतु की फल को इकट्ठे देखना चाहिए, इकट्ठे कथन करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में जन्म कुंडली की फर्स्ट हाउस में केतु और 7th हाउस में राहु बैठने से क्या फल देते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और इस केतु राहु एक्सिस की खराब परिणाम से बचने के लिए, इसको कम करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए इसको भी बताऊंगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा, जानकारीपूर्ण लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जब हम जन्म कुंडली के लग्न में किसी ग्रह की पोजीशन की बात करते हैं तब हम व्यक्ति की लुक, फिजिकल अपीयरेंस, नेचर, स्वभाव, पर्सनैलिटी और उनकी सोचने की और समझने की तरीका के बारे में बात करना ही होगा, क्योंकि लग्न को, फर्स्ट हाउस को तनु भाव कहा जाता है। तनु का मतलब होता है देह, शरीर। तो लग्न हमारे इस देह को, शरीर के बारे में बात करता है, हमारे जनरल हेल्थ के बारे में बात करता है, नेचर और स्वभाव के बारे में बात करता है और हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बात करता है। तो लग्न में केतु बैठने से व्यक्ति के शरीर दुबला पतला होता है, स्लिम होता है, और उनके हाइट शॉर्ट से मीडियम तक हो सकता है। शॉर्ट होगा या मीडियम होगा यह लग्न के राशि के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन लग्न के राशि जो भी हो, लग्न में केतु होने से व्यक्ति की हाइट शॉर्ट से मीडियम तक ही होता है, टॉल हाइट नहीं होगा। कलर कॉम्प्लेक्शन व्हाइटिश होता है, गेहुआ गोरा होता है। लग्न जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, इसलिए लग्न हमारे सर को, हेड को रिप्रेजेंट करता है। केतु लग्न में बैठने से सर और जो ललाट है ये राउंड होता है, और फेशियल जो फीचर है ये बहुत डिफाइंड होते हैं, अर्थात नाक नक्शे में तीखापन होता है। चिन, ठोटी थोड़ा लंबा होता है, स्लाइटली पॉइंटेड होता है, और नाक भी लंबा होता है, पॉइंटेड होता है। होठ थोड़े बड़े आकार के होते हैं और अक्सर उनमें पिगमेंटेशन देखा जाता है, अर्थात कुछ असमान सा रंग देखा जाता है। आंखें बड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और थोड़ा स्लीपी और ड्रीमी दिखते हैं, जैसे नींद से अभी अभी उठा हुआ हो, इस तरह के। लेकिन इनकी जो दृष्टि होता है
वह अट्रैक्टिव होता है, मनमोहक होता है, और जिसको भी देखते हैं तो आंखें गड़ा के देखते हैं, टकटकी लगा के देखते हैं, ऐसा लगता है। सर के बाल काले भी हो सकते हैं और थोड़ा रेडिश टाइप के भी हो सकते हैं, और ओवरऑल लुक थोड़ा यूनिक होता है, थोड़ा अलग, थोड़ा हटकर कुछ है ऐसा लगता है। और इनमें जो सुंदरता होता है, जो ब्यूटी होता है, ये थोड़ा अलग टाइप का ब्यूटी होता है, थोड़ा हट के यूनिक टाइप का ब्यूटी होता है। जैसे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज की फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की जैसा। माधुरी दीक्षित जी के लग्न में केतु है, लेकिन ऐसे लोग, लग्न में केतु वाले लोग अपनी रियल एज से थोड़ा अधिक एज के दिखते हैं, और अक्सर इनमें गंजापन भी समय से थोड़ा जल्दी आता है। रिलेटिवली थोड़ा कम उम्र से ही एक गंजे होने लगते हैं, और त्वचा में भी जल्दी से झुर्रियाँ दिखने लगते हैं। जो रिंकल्स जो है स्किन में, ये रिंकल्स थोड़े जल्दी से दिखने लगते हैं, तो एजिंग एलिमेंट्स इनमें अधिक होता है। लेकिन इसके बावजूद इनमें नोट करने वाली पॉइंट यह है कि ये अपनी लुक को लेकर, अपनी गेटअप को लेकर, अपनी फेशियल अपीयरेंस को लेकर, अपने शरीर को लेकर, अपनी ड्रेस को लेकर, पहनाव को लेकर, या ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को लेकर एक केयरफुल नहीं होते हैं, कम ध्यान देते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि केतु इन बाहरी चीज़ों को, इन मेटारियल चीज़ों की ओर इंटरेस्ट नहीं रखता है। और लग्न में बैठा केतु हमारी सोच को प्रभावित करता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और इनके पर्सनैलिटी की बात करें तो ये इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, ओपन नहीं होते हैं। लग्न जो है हमारा एक्सप्रेशन को भी बताता है, और हमारी जो इंटरेक्शन होता है इसके बारे में भी ये बताता है। लग्न में बैठा हुआ ग्रह 7th हाउस को देखता है, तो हमारी जो इंटरेक्शन होता है दूसरे से, इसके बारे में भी लग्न बताता है, और हमारी एक्सप्रेशन की भी बात ये करता है। और हमारा जो पर्सनल इमेज है, लोग जैसे हमको दिख रहे हैं आउटवर्डली, हमारा जो लुक है, गेटअप है, और सारा चीज़ पर्सनैलिटी है, इसको लेकर के हमारे प्रति लोगों की परसेप्शन क्या है ये बताता है लग्न। तो लग्न में बैठा हुआ केतु इंट्रोवर्ट बनाता है, अंतर्मुखी बनाता है। ये ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं, ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं होते हैं, इनमें ज़्यादा एक्सप्रेसिव एबिलिटी नहीं होता है। ये आइसोलेशन को, लॉनलीनेस को, एकांगीपन को ये इंजॉय करते हैं। एक लंबी समय तक ये अपने आप में अकेले अकेले ये रह सकते हैं, और ऐसी जो लंबे समय तक ये अकेले अकेले रहते हैं, इसको एक तरह से इंजॉय करते हैं। हम कहें तो यह गलती नहीं होगा। ये किसी पार्टी में होते हैं, फंक्शन में होते हैं, भीड़ में होते हैं, तो भी ये लॉनली फील करते हैं, एकाकीपन फील करते हैं, ये अपने को दूसरे से अलग थलग ही समझते हैं, ऐसा फील इनमें होता है। लेकिन दूसरे लोगों में इनकी एग्जिस्टेंस मायने रखता है, लोगों की अट्रैक्शन इनमें जाता है। ऐसे जगहों में एक तरह से ये अपनी एग्जिस्टेंस को स्टैंड आउट करते हैं। लेकिन लग्न में केतु वाले व्यक्ति की कंसंट्रेशन बहुत इंटेंस होता है और डीप होता है, और किसी विषय पे ये चिंता करते हैं तो बहुत डीपली और फुल्ली कंसंट्रेट करके और फोकस करके चिंता करते हैं। अगर मेलेफिक प्रभाव नहीं है लग्न में बैठा हुआ केतु के ऊपर, तो इनकी जो कंसंट्रेशन होता है यह बहुत ही इंटेंस होता है, डीप और पावरफुल होता है। ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, स्किल्ड रिसर्चर होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और एनालिटिकल पावर बहुत शार्प होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। ये बहुत इंट्यूटिव होते हैं। ये इनकी और एक स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। केतु इंट्यूशन का कारक ग्रह है, और जब केतु लग्न में बैठता है, हमारा हेड में बैठता है, हमारा सोच में, हमारा ब्रेन में बैठता है, तो यह व्यक्ति को बहुत अधिक इंट्यूटिव बनाते हैं, और इनमें डिजावू पावर होता है। ये बहुत ही यूनिक एबिलिटी होता है। अर्थात ये जब ऐसे लोग से
मिलते हैं, जिसको ये नहीं जानते हैं, जिसके बारे में इन्होंने कभी कुछ भी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, ऐसे व्यक्ति अगर एकाएक इनके सामने आ जाते हैं और ऐसा सिचुएशन होता है, उनसे बातचीत करना होता है, तो ऐसा उनको लगता है कि इस सामने वाली व्यक्ति को मैं बहुत आगे से जानता हूँ, इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसकी सोचने की तरीके को, इसकी एटीट्यूड को, इसकी मन की बात को, ये सब कुछ मैं जानता हूँ, ऐसा इनको लगता है। और इनको ऐसा लगता है कि उनके साथ ये जो बातचीत कर रहे हैं, ऐसी बात वर्ड टू वर्ड जो कन्वर्सेशन होता है, सेंटेंस टू सेंटेंस जो कन्वर्सेशन होता है, इनको लगता है ऐसा कन्वर्सेशन कहीं इनके साथ हुआ है, ऐसा इनको फीलिंग होता है। क्योंकि ये चीज़ें जो होता है ये इनके साथ कुछ पिछले जन्म में हुआ हो सकता है, क्योंकि केतु जो है हमारी पास्ट कर्म की बैगेज को कैरी करके इस जन्म में लाता है। हमारी पास्ट लाइफ की जो अनुभव हमारी थी, जो हमारी ज्ञान थी, इन चीज़ों को, जो हमारा नॉलेज था, इसको ये कैरी करके इस जन्म में लाता है। और उसमें जो कुछ भी बचा हुआ इम्बैलेंस है, इसको पूरा करना है सामने वाला जो है राहु के माध्यम से और दोनों की बीच की तालमेल से। और केतु के साथ जो नक्षत्र बैठा हुआ है या चंद्र के साथ जो नक्षत्र बैठे हैं, इनकी हमारी जो पूर्व जन्म की जो कर्म थे, जो चीज़ें भी थे, जहाँ वहाँ हमने छोटी छोटी हमने चोट मिला था या अच्छा फीलिंग हुआ था, इसी छोटी छोटी चीज़ें हम हार्ट हुए थे या इस तरह की चीज़ें इनमें जो है आर्काइव होके आते हैं। केतु में तो आते ही, केतु के साथ जो नक्षत्र होता है, तो नक्षत्र में हमारी पास्ट लाइफ की जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं, कहीं आपने एक बहुत लंबी आहट भरी है, तो ये भी वहाँ आर्काइव होके आते हैं। तो इसलिए हमको ये डिजावू का पावर होता है। और कई बार ऐसे लोग जब किसी अनजान जगह में जाते हैं, जिस जगह को इनने कभी नहीं देखा होगा, नहीं सोचा होगा, नहीं पढ़ा होगा, ऐसे जगह में ये जाते हैं। कई बार अक्सर इनको ऐसा लगता है कि इस जगह में मैं आ चुका हूँ, इस जगह को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं आगे भी यहाँ कई बार आ चुका हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, ऐसा इनको लगता है। और कई भविष्य में होने वाली चीज़ों को ये देखते ही, इंट्यूशन होता है, सपने देखते हैं, इनमें ड्रीम आता है इस तरह की। और लग्न में केतु वाले लोगों की और एक स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि ये बहुत ही फियरलेस होते हैं, किसी से ये नहीं डरते। इवन भी उनकी जान के लिए खतरा हो, ये फिजिकल थ्रेट्स हो, तो भी ये नहीं डरते हैं। ऐसे ये साहसी होते हैं, फियरलेस होते हैं और इंडिपेंडेंट माइंड के होते हैं, अपने मन से चलने वाले, ये किसी के अधीन में नहीं चलते हैं। और ऐसे लोग ट्रूथफुल होते हैं, सत्यवादी होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं ये। और इनकी कैरेक्टर भी स्ट्रांग होता है। वो लग्न में केतु अच्छा राशि में है, मित्र राशि में है और पाप प्रभाव में नहीं है, तो इनकी कैरेक्टर बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग कैरेक्टर के होते हैं। गुरुदेव का दृष्टि है, गुरु है साथ में, दूसरी पाप प्रभाव नहीं है, मित्र की राशि में है, तो इनकी कैरेक्टर स्ट्रांग होता है और ट्रूथफुल होते हैं, सत्यवादी होते हैं। और ईगो, अहंग भाव, मैं, ये वाला भाव इनमें नहीं होता है। और 45 इयर्स के बाद जब इनको रियलाइजेशन होता है, तो अगर कुछ ईगो, सेंस ऑफ ईगो कुछ बचा हुआ कुछ भी था, तो ये फुल्ली डिजोल्व हो जाता है। केतु जैसा एक नॉन मेटारियल प्लानेट, ईगोलेस प्लानेट, स्पिरिचुअल प्लानेट लग्न में होता है, तो ऐसे लोगों की स्पिरिचुअलिटी में बहुत अधिक झुकाव होता है। ये अर्ली एज से ही स्पिरिचुअलिटी में इनका झुकाव होने लगता है और इनमें इनका बहुत ज्ञान भी होता है। ये चीज़ें स्पिरिचुअलिटी की, फिलोसफी की, विजडम की और अपनी जो परंपरा कल्चर की जो चीज़ें हैं, जो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड चीज़ें हैं, ये चीज़ें इनको जल्दी भी आ जाता है और ऐसा मौका भी इनको जीवन में मिलता है जानने के लिए। और लगन में केतु वाले ज़्यादातर लोग अपने अर्ली लाइफ से ही मेडिटेशन में, प्राणायाम वगैरह में और इस तरह की जो स्पिरिचुअल चीज़ों में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए
पाए जाते हैं। 45 ईयर्स के बाद तो ये रूटीन लेवल से जुड़ जाते हैं। इन सारी बातों को सुनकर आपको ऐसा लग सकता है कि लगन में केतु वाले लोगों को मेटारियल सुख नहीं मिलता होगा, इन लोगों को नेम एम फेम नहीं मिलता होगा। बगैर नेम फेम के पीछे भागे ही इन लोगों को, अगर ओवरऑल कुंडली सपोर्टिव भी है और लग्न में केतु अपनी मित्र राशि में है, तो इनको जीवन में मेटारियल सुख भी अपने आप मिलने लगता है, ऐसा सिचुएशन बनते जाता है और इनको नेम फेम भी मिलता है। समाज में काफ़ी अच्छा नेम फेम मिलता है, सम्मानित भी होते हैं। लेकिन इन सब के साथ इनके मन में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही होता है। ये कई बार चाहते हुए भी मेटेरियल चीज़ों से भाग नहीं पाते हैं और स्पिरिचुअलिटी को नहीं अपना पाते हैं, क्योंकि 7th हाउस में राहु है। राहु तो भोगवादी प्लानेट है, ये धन दौलत भोग विलास के पीछे भागने वाला है। उसका दृष्टि लग्न में है, जो हमारा हेड है, सोच है, ब्रेन है, वहाँ है। एक तरह केतु डिटैच कर रहा है, एक तरह जो राहु है 7th हाउस में बैठा, ये इन सारी चीज़ों के पीछे भागने के लिए ये प्रोत्साहित कर रहा है, एल्यूर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं ये लोग। और नक्षत्र भी केतु जिस नक्षत्र में होगा उसके अपोजिट नक्षत्र में राहु होगा। अगर केतु मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में होगा तो राहु तुला राशि की स्वाति नक्षत्र में होगा। तो इनके नक्षत्र भी पूरे अपोजिट कैरेक्टर के होते हैं, तो इसीलिए इनमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एक अशांति रहता है। तो राहु केतु और राहु की एक्सिस के बीच की जो चार्निंग होता है, टैग ऑफ वार होता है, उसमें फंस के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इनमें होता है। लेकिन 45 ईयर्स की एज तक में इनको जीवन में कोई बड़ा क्राइसिस फेस करना होता है और उसके बाद इनको लाइफ में रियलाइजेशन मिलता है और उसके पश्चात ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ये कम होने लगता है। अब 7th हाउस में राहु, केतु 1st हाउस में होगा तो 7th हाउस में राहु होगा, और केतु जिस नक्षत्र में होगा उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट नक्षत्र में राहु होगा। तो 7th हाउस क्या है? 7th हाउस रिलेशनशिप का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है, शादी का, विवाह का, विवाहित जीवन का, हमारे पाउस का, पति या पत्नी का घर होता है 7th हाउस, जिसको जाया भाव, कलत्र भाव कहा जाता है। ये बिजनेस पार्टनर का हाउस होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हाउस होता है, जो एग्रीमेंट हम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हम करते हैं लोगों के साथ, इसका घर 7th हाउस होता है। जिस तरह से हम दूसरे लोगों के साथ जुड़ते हैं ये 7th हाउस बताता है। और 7th हाउस एक काम त्रिकोण हाउस भी होता है। राहु 7th हाउस में होने से रिलेशनशिप की और पार्टनरशिप की और डिजायर बहुत इंटेंस होता है। पार्टनरशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए जो ड्राइव होता है ये इनडोमिटेबल होता है। 7th हाउस में राहु वाले लोगों को बगैर पार्टनर के, बगैर रिलेशनशिप के रहना बहुत कठिन होता है, ये नहीं रह पाते हैं। रिलेशनशिप की इच्छा इनमें इनडोमिटेबल होता है, अदम्य होता है, और इसके साथ अपनी पहचान को, अपनी रिकॉग्निशन की इच्छा इनको होता है, और ये पार्टनरशिप के जरिए अपनी रिकॉग्निशन चाहते हैं। वैसे ही पार्टनर ये जिससे अपनी रिकॉग्निशन भी मिले, अपनी ओर आगे बढ़े, इस तरह की पार्टनर की ओर भी ये लालायत होते हैं। अब इनमें पार्टनरशिप के लिए अदम्य इच्छा तो होता है, और लेकिन ये कभी खुश नहीं होते हैं पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में, क्योंकि राहु का नेचर है वो कभी खुश नहीं हो सकता, उसको जितना भी मिले वो खुश नहीं होता। इसलिए 7th हाउस में राहु वाले लोग रिलेशनशिप में कभी खुश नहीं हो सकते हैं, और रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज इनके साथ होते रहते हैं। रिलेशनशिप को लेकर कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटीज, मिसट्रस्ट, अविश्वास, इस तरह का चीज़ें इनके साथ में होते रहता है, और प्रॉब्लम रिलेशनशिप में होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, और ये एक से अधिक रिलेशनशिप में ये भागते रहते हैं, और दूसरा रिलेशनशिप अच्छा होगा, फुलफिलिंग होगा, लेकिन ऐसा इनके साथ होता नहीं है। खुश होने वाला
मन को खुश करने वाला रिलेशनशिप इनको नहीं मिलता है। और 7th हाउस में राहु समय में मैरिज नहीं होने देता, ये विवाह होने में अड़चने देता है, रुकावट देता है, डिले कराता है। यूजुअली 7th हाउस का राहु लगभग 32 साल तक ये शादी नहीं होने देता है। अगर एफ्लिक्टेड है 7th हाउस का राहु पाप ग्रह से, तो यह शादी होने में भी दिक्कत होता है और 32, 34, 36 साल के करीब ही हो पाता है। शादी होने में डिले कराता है और शादी होने के बाद फिर मैरिड लाइफ में ये दिक्कत कराता है। पति पत्नी के बीच में ये बनने नहीं देता है। जब हनीमून फेस खत्म होता है, एक हनीमून फेस होता है ना, तो हनीमून फेस जब खत्म होता है तो मिसट्रस्ट, इनसिक्योरिटीज ये पनपने लगता है और इस तरह का जो संदेह वगैरह दे के दूरी पैदा करना शुरू करता है, कड़वाहट लाता है, टकराव देता है, डिसेप्शन देता है, इनफाइडिलिटी देता है, मल्टीपल रिलेशनशिप, पोस्ट मैरिज मल्टीपल रिलेशनशिप देता है। पाप पीड़ित है 7th हाउस का राहु, तो इनकी पॉसिबिलिटीज अधिक बन जाता है। अगर पाप पीड़ित नहीं है तो ये नहीं होता है। पाप पीड़ित नहीं है तो ऐसा ये लेवल तक इनफाइडिलिटी होना और मल्टीपल रिलेशनशिप होना, चीटिंग करना पाउस के साथ, ये चीज़ ये नहीं होते हैं। लेकिन राहु 7th हाउस में शत्रु की राशि में बैठा है और शत्रु ग्रह से पीड़ित है, मंगल से या शनि से पीड़ित है, दृष्टि से या उनके साथ। तो एक तो मैरिज होने में दिक्कत होता है, रिलेशनशिप में इशू, और मैरिज होने के बाद अगर हो जाता है किसी तरह से, 7th हाउस के लॉर्ड को भी देखना होता है, तो हो जाने के बाद इस तरह के मिसट्रस्ट होते हैं और डिसीव करना, चीट करना, अविश्वासी होना, इनफाइडल होना पति पत्नी के बीच में, ये चीज़ें आ जाते हैं। और इवेंचुअली अगर 7th हाउस का राहु पाप ग्रह से पीड़ित है तो ये सेपरेशन और डिवोर्स भी देता है। हैविंग सेड दैट, अगर राहु 7th हाउस में अपनी मित्र की राशि में है और अच्छी ग्रहों के संपर्क में है, 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो अच्छी पोजीशन में है और शुभ ग्रह के साथ में है, तो मैरिड लाइफ अच्छा और स्टेबल होता है। राहु और केतु दोनों ही अनकन्वेंशनल ग्रह हैं। जो 9 ग्रह है इनमें से ये 2 ग्रह छाया ग्रह, और इनकी जो बैकग्राउंड है दूसरे ग्रह से नहीं मिलते हैं, इसलिए यूनिक है। तो ये जिन पार्टनर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, ये पार्टनर भी थोड़ा यूनिक होते हैं। कुछ ना कुछ यूनिकनेस और अनकन्वेंशनलिटी इनकी पार्टनर में होता है, इनकी मैरिज की पार्टनर में होता है। ये जिनसे शादी करते हैं उनमें कुछ ना कुछ यूनिक और अनकॉमन, जो हमारी सोशल नॉर्म से, ट्रेडिशन से, परंपरा से हटके कुछ ना कुछ एलिमेंट होता ही होता है। एक तो 7th हाउस का राहु लव मैरिज का कारक होता है, लेकिन फुल कुंडली को देखना होता है। लेकिन राहु 7th हाउस में बैठता है तो ये एक इंडिकेशन होता है। अगर गुरु का दृष्टि नहीं पड़ रहा हो और राहु अपनी अच्छी राशि में नहीं हो और ओवरऑल कुंडली भी इसको सपोर्ट कर रहा हो, जैसे लग्न वीक हो, 9th हाउस का लॉर्ड वीक हो, तब अपने बारे में, अपनी ट्रेडिशन के बारे में, अपनी पोजीशन के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, जो 9th हाउस है उसका लॉर्ड वीक है, लग्न जो सेल्फ के बारे में है, सेल्फ की डिग्निटी के बारे में है, जो अपना स्वाभिमान के बारे में है, तो इसको कॉम्प्रोमाइज करके अनकन्वेंशनल मैरिज करने के लिए तैयार होते हैं। मतलब इनके जो लाइफ पार्टनर, जो पाउस होंगे, वो दूसरे कल्चर के हो सकते हैं या रिलीजन के हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी के होते हैं, या सोशल जो बैकग्राउंड है, फैमिली जो बैकग्राउंड है, दो लड़का और लड़की की, पति और पत्नी की, उसमें बहुत अधिक अंतर हो, या विदेश से हो। राहु विदेश का कारक है, राहु विदेश का कारक है, या विदेशी हो। ऐसे विदेशी चीज़ों में जो अपने से अलग है, इन चीज़ों में इन लोगों की रुचि अधिक होता है। स्पेशली 7th हाउस चूँकि ये पार्टनरशिप का है, रिलेशनशिप का है, तो पार्टनर, मैरिज पार्टनर, रिलेशनशिप ऐसे लोगों के साथ होने की पॉसिबिलिटीज अधिक बनता है। लेकिन 7th हाउस का राहु अगर अपनी मित्र राशि में है और पीड़ित नहीं है, तो ये बहुत अधिक इन्फ्लुएंशियल पार्टनर देता है, इन्फ्लुएंशियल पाउस, पति या पत्नी देता है, बहुत ही प्रभावशाली पति या पत्नी देता है। अगर फीमेल के चार्ट में
7वें हाउस में राहु है, अच्छी राशि में है और पीड़ित न हो तो बहुत धनवान घर का जो है पति मिलता है और शादी के बाद फाइनेंशियल तरक्की बहुत अधिक होता है। 7वें हाउस पार्टनरशिप की बात भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, एग्रीमेंट की बात करता है, बिजनेस पार्टनर की बात करता है। तो 7वें हाउस का राहु बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। पार्टनर के बीच में संदेह होना, कन्फ्यूजन होना, इनसिक्योरिटी फील करना, ये होता है और यहाँ ठगी और चीट भी हो सकता है इनके साथ पार्टनर से, ये भी हो सकता है। लेकिन 7वें हाउस में राहु अच्छी पोजीशन में है तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। अपनी पाउस के साथ बिजनेस या पार्टनर के साथ भी बिजनेस अगर अच्छी राशि में है, अपने मित्र की राशि में है और मेलेफिक प्रभाव में नहीं है तो यह पार्टनरशिप बिजनेस भी तब देता है। लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप एवॉइड करके चलना ही अच्छा होता है। और खुद के लिए 7वें हाउस का अच्छा राहु जो मित्र राशि में बैठा है और मेलेफिक प्रभाव में नहीं है, ऐसा राहु बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा राहु दिन में दोगुनी और रात में चौगुनी वृद्धि देता है बिजनेस में। फॉरेन कोलैबोरेशन से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस से, और पार्टनर हो तो फॉरेन की पार्टनर हो, इस तरह की सिचुएशन में 7वें हाउस का राहु बिजनेस में बहुत अधिक ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी देता है, बहुत अधिक धनवान बनाता है और ये सोसाइटी में नेम फेम रिकॉग्निशन भी देता है। अच्छा राहु 7वें हाउस में तो ये अच्छा बिजनेस प्रोग्रेस प्रोस्पेरिटी भी देता है और समाज में नेम फेम रिकॉग्निशन भी देता है। लेकिन राशि क्या है और उसका लॉर्ड जो 7वें हाउस में राहु बैठा है, उसका डिस्पोजिटर 7वें हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, नवांश में उसका डिस्पोजिटर कहाँ है, 7वें हाउस का लॉर्ड, ये देखना होता है। और केतु का भी डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है ये देखना होता है। लग्न बलवान भी होना चाहिए, अच्छी जो है बिजनेस प्रोग्रेस प्रोस्पेरिटी प्राप्त करने के लिए, धनवान बनने के लिए, नेम फेम रिकॉग्निशन प्राप्त करने के लिए इस तरह से राहु को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो बिजनेस बहुत अच्छा देता है, लेकिन क्या बिजनेस देगा, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, इसके लिए राशि को देखना होता है। अब उपाय की बात करते हैं। अगर लग्न में बैठा केतु और 7वें हाउस में बैठा राहु एक्सिस पीड़ित हैं और खराब फल प्रदान कर रहे हैं तो आप इन 6 उपायों में से कोई भी 2 उपाय, मिनिमम 2 उपाय रेगुलर करके इन खराब परिणाम से बहुत हद तक बच सकते हैं। नंबर 1, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रेगुलर जाप कीजिए और शिवलिंग में दूध चढ़ाइए। नंबर 2, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का रेगुलर जाप कीजिए, कम से कम 1 माला। नंबर 3, आवारा कुत्तों की सेवा कीजिए, हो सकता है तो उनको दूध पिलाइए। नंबर 4, काले और सफ़ेद रंग का ब्लैंकेट, काले और सफ़ेद रंग के स्ट्राइप वाले ब्लैंकेट मिलते हैं, ऐसे ब्लैंकेट्स साल में कम से कम 2 बार ज़रूरतमंद लोगों को दान देते रहिए। नंबर 5, हमेशा अपने पास एक लाल रंग की रुमाल रखिए। हमेशा कहीं भी जाते हैं बाहर तो अपने पास लाल रंग की रुमाल होनी चाहिए। और नंबर 6, अगर घर बनाते हैं, नए घर बनाते हैं या खरीदते हैं तो मोहल्ले में या कॉलोनी में एक कर्नार में नहीं होना चाहिए, किसी भी कर्नार में नहीं होना चाहिए, ये कॉलोनी के बीच में कहीं भी होना चाहिए, ऐसे घर लेना चाहिए। और घर के अंदर आप जिस कमरे में रहते हैं वो भी घर के किसी कर्नार के कमरे नहीं होना चाहिए। अब एक लास्ट बट नॉट ऑफ लिस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी यह है कि अपनी कैरेक्टर को हमेशा इंटेक्ट रखिए, अपनी कैरेक्टर को सही रखिए। यह राहु केतु का, लग्न के केतु का और 7वें हाउस के राहु की सबसे बड़ी रेमेडी है। तो फ्रेंड्स, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आपको अगर यह चर्चा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई एक टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।